नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने बताया था आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, कैसे ये पूरे समाज में या पूरे भारतीय इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे ये आया, और हमने ये बताया था कि इसका जो विस्तार है कहाँ तक हुआ। उसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि इसकी क्या क्या इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, और इस सभ्यता का जो उदय हुआ है वो विश्व के अन्य सभ्यताओं के साथ कैसे अपने आप में कन उठा है। तो चलिए हम आज इसी क्रम में आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यताएं की कुछ विशेषताएं, वैसी विशेषताएं जो विश्व के अन्य सभी सभ्यताओं से बिल्कुल भिन्न थी और वो आश्चर्यजनक थी। तो उसी क्रम में सबसे पहले जो मैं पहले बता चुका हूँ, या जैसे ही आपके जहन में आप जब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता तो पहली सी लाइन आएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी नगर में रहती है, तो जो सुविधाएं नगर में है, एक सुव्यवस्थित मकान होते हैं, जल निकासी का प्रबंध होता है, सड़कें चौड़ी होती हैं और सड़कें पक्की होती हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आज से हजारों साल पहले सिंधु घाटी के समय में थी। है ना आश्चर्य की बात? बिल्कुल आश्चर्य की बात है। और ये आश्चर्य तब और अधिक होता है कि जब पूरा विश्व ग्रामीण सभ्यता के दौर से गुजर रहा था। उस समय हम कितने अपने विज्ञान या अपने क्षेत्र में कितने आगे थे कि हमने नगरीय सभ्यता का विकास किया। तो ये विशेषताएं हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना अभी जाने कि नगरीय सभ्यता जो थी उसमें सड़कें, वहाँ के भवन, वहाँ के जल निकासी प्रबंधन, वहाँ के विशाल जो सभागार थे, अन्नागार थे, वो काफी अपने आप में हैरान कर देने वाले थे। तो ये सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता थी कि ये नगरीय सभ्यता थी। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, और इस सभ्यता की एक विशेषता थी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य जैसा कि आप जानते हैं तांबा और टिन से मिला हुआ एक धातु होता है, और ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। जो अवशेष हम लोग को मिलते हैं उसमें कांस्य की मूर्ति भी मिलती है, डांसिंग गर्ल्स जो मुझे जरूर से प्राप्त हुआ है। हमें और भी कलाकृतियां मिलती हैं जो कांस्य की बनी हुई हैं। आभूषण भी कुछ प्राप्त हुए हैं जो कहीं न कहीं कांस्य से भी बने हुए हैं, उसका उपयोग किया गया है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कांसा अभी भी वर्तमान समय में भी कांसे का उपयोग जो है हम अपने सुरक्षा, हेल्थ की सुरक्षा के रूप में भी हम करते हैं। तो कांसे के बर्तनों का भी प्रयोग करते हैं। प्रायः आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कांसे के बर्तनों का प्रयोग करती हैं। तो कांसा आज भी हमारे लिए उपयोगी है। अब इसके तीसरी विशेषता की ओर जाते हैं और हम इस जानने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इस सभ्यता की एक बड़ी बात ये थी कि यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है? अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट। इट मींस इतिहास क्या है? इतिहास जो है सुव्यवस्थित और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। अगर हम इंग्लैंड या बाहर के क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको कुछ ही क्लास में पढ़ने को मिलेगा उन देशों में, विदेशों में इतिहास कला है या विज्ञान है। ये अभी भी विद्वानों के बीच में द्वंद्व बना हुआ है। पर हम इतिहास के बातों को समझें और उससे जानें तो आपको प्रतीत होगा कि इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक समय जब मानव की विकास की श्रृंखला आरंभ होती है उसमें हम लोग को न तो कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और न ही कोई वैसे चित्रलिपि भी मिलती है जिससे हम अनुमान लगा सके कि उस समय वाकई में हुआ क्या था या मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ। धीरे धीरे वक्त के साथ ये चीजें और जब खोज की गई तो आने वाले वर्षों में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला कहा गया प्राग इतिहास, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे, जिससे पढ़ा भी नहीं जा सका। दूसरा था आद्य इतिहास। आद्य इतिहास उस इतिहास को कहते हैं जिसमें लिपि, चित्रलिपि प्राप्त होती है, लिपियां भी प्राप्त होती हैं, पर उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी एक यही है कि अभी तक हम उसकी लिपियों को पढ़ नहीं सके हैं। अगर हम वहाँ की मुद्रा के बारे में बात करेंगे, जब आर्थिक गतिविधियों में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस सभ्यता की में बहुत सारी लिपियां प्राप्त होती हैं, पर अभी तक दुर्भाग्यवश हम उसको डिकोड नहीं कर सके हैं। इसलिए इसे आद्य इतिहास भी कहा जाता है। इतिहास का तीसरा
जो भाग होता है, जो हम इतिहास करते हैं, जिसमें साक्ष्य जो है, जो लेखन, जो लिखी हुई चीजें होती हैं, जो लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसके आधार पे हम अध्ययन करते हैं। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी विशेषता थी कि वो आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। आगे इस क्रम में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी। अब यहाँ पे व्यापार प्रधान कैसे थी? आप जब पढ़ेंगे आने वाले समय में, जब प्राचीन इतिहास भारत का पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे नगरों का उदय। जो नगरों का उदय हम देखेंगे तो हम उसमें आपको ये ज्ञात होगा कि नगरों का उदय किस प्रकार से हुआ। जो नगर थे उनका उदय एक व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ, एक आर्थिक क्षेत्र के रूप में उनका हुआ। तो वो चीजें जो हम बाद में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, उस चीज को पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता में वो चूंकि जो नगरीय सभ्यता थी तो वो व्यापार से संबंधित थी, इसलिए उसे व्यापार प्रधान कहा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो व्यापार था सिंधु घाटी का, आप इधर देख सकते हैं मानचित्र में, जो उनका व्यापार था वो न सिर्फ भारत में ही था बल्कि बलूचिस्तान का क्षेत्र देखें, उसके बाद अफगानिस्तान का एरिया था, हम आगे बढ़ेंगे तो सुमेरियाई सभ्यताओं का था, फिर मेसोपोटामिया, यानी कि जो इनका व्यापार था वो न सिर्फ दक्षिण भारत से आरंभ होता था और वो ईरान तक जाता था। तो उसमें बहुत सारे चीजों का आयात और निर्यात किया जाता था। हम आर्थिक गतिविधियों में उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, पर हम इस विशेषता को लेकर चलें कि व्यापार प्रधान था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज का। अब हम आगे चलते हैं इसकी विशेषताओं में, जिसमें हम कह सकते हैं कि यह एक विस्तृत सभ्यता थी। जैसा कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में जिक्र किया कि इसका क्षेत्र विस्तार काफी बड़ा था, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इसका जो विस्तार था वो न सिर्फ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बल्कि इसका जो प्रचार प्रसार था वो मध्य एशिया के क्षेत्रों तक, ईरान तक था। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र था, जो विस्तार था इस सभ्यता का, वो काफी दूर था, काफी लंबा था। मैंने कल के क्लास में बताया था आप लोगों को पिछली कक्षा में कि अगर हम इस चीजों को देखें, जैसे कि पश्चिम एशिया, पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो जो सुत्करदुर्ग जो बलूचिस्तान में है, वहां से दैमाबाद से आलमगीरपुर, मांडा, और फिर हम अगर इसकी संरचना को देखें तो मैंने बताया था कि यह एक त्रिभुजाकार आकार लेती है, और इसकी ये जो क्षेत्र था वो 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियाई सभ्यता को अगर मिला दिया जाए उससे भी काफी बड़ा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र विस्तार काफी बड़ा था। तो हमने अभी इसकी विशेषताओं के बारे में जाना। ये नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ऐतिहासिक थी, शांतिप्रिय सभ्यता थी। हाँ, शांतिप्रिय सभ्यता के बारे में मैं जिक्र करना थोड़ा भूल गया। मैं बता दूं आप लोगों को कि यह जो सभ्यता थी हमारी, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ पर अभी तक इस हथियार जैसे किसी भी चीज का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। आश्चर्य होता है कि जिस इतिहास में या जिस सभ्यता की जो विस्तार है इतना बड़ा था, वहां पर कोई भी हथियार नहीं प्राप्त होते हैं। आश्चर्यजनक करने वाली चीजें हैं। और बिल्कुल इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग काफी शांति प्रिय थे, और शांति प्रिय न सिर्फ शांति प्रिय थे, वो अपने क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में वो काफी निपुण भी थे, तभी तो उनका व्यापार काफी दूर तक फैला हुआ था। तो ये एक विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो थी वो एक शांति प्रिय व्यवस्था थी। हम जब इसके पतन के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में हम जानेंगे, तो आपको हम बताएंगे या पढ़ेंगे कि उस समय जो पतन के क्या कारण थे। उन कारणों में आपको पता होगा चलेगा कि पुरंदर नामक जो था व्यक्ति आया था, वो आक्रमण करता है, बाह्य आक्रमण होता है दक्षिणी ईरान से, ईरान के क्षेत्र से, और फिर धीरे धीरे ये सभ्यता के पतन होने में उसकी भी भूमिका होती है। तो हम अभी इनके विशेषताओं का जिक्र किए, इसके अलावा और अन्य विशेषताएं जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तो हम उसके बारे में इसके बाद में चर्चा करेंगे। राजनीतिक विशेषता के बारे में हम देखते हैं। राजनीतिक विशेषताओं के बारे में जैसे भी हम जिक्र कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है बहुत सारी विशेषताएं थी। अब उससे हम अलग अलग
क्षेत्रों में बांटे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो आते हैं, पहले हम देखते हैं राजनीतिक क्या विशेषताएं थी वहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है और आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस चीज को कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई लिपि नहीं थी वहाँ पे, और जब लिपि नहीं थी तो जो साक्ष्य जो थे उसके अभाव थे। तो सिर्फ हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और कुछ अलग अलग विद्वानों के द्वारा कुछ अलग अलग जो है अनुमान लगाए गए, और अंदाज पे या अनुमान के आधार पर ही उन्होंने राजनीतिक विशेषताओं के बारे में जिक्र किया। तो हम देखते हैं, पहला मैंने जिक्र कर दिया कि स्रोतों का अभाव, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें स्रोतों का अभाव था। स्रोतों का अभाव मतलब चित्रलिपि तो थी पर लिखित कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई है जिसको डिकोड नहीं किया जा सका है। इस कारण से जो है हमें इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते जिससे हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की थी। दूसरी इसकी जो व्यवस्था थी वहाँ मंदिरों का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई लेकिन कहीं पे भी ऐसे कोई धार्मिक स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई मंदिर थे। हालांकि हम जब पढ़ेंगे आगे इसके सांस्कृतिक विशेषता के बारे में तो आपको ज्ञात होगा कि वहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं, और जैसे कि हम मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे योग जो पशुपति की योग साधना में बैठे हुए एक व्यक्ति मिलेंगे, उसके बगल में हाथी जो बगल में मिलेगा आपको, यानी कि कुछ इस तरह की चीजें मिलेंगी पर कोई मंदिर का धार्मिक तथ्यों से कोई उसका संबंध प्राप्त नहीं होता है। तीसरी विशेषता थी, हम फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि राजनीतिक अगर विशेषता लिखने के लिए आएगा या उसके बारे में बात होगी तो सिर्फ अनुमान लगाते हैं। कहा जाता है कि संभवतः वहाँ पे पुरोहित और व्यापारी वर्ग थे, वही जो है वहाँ पे प्रशासनिक कार्यों का देखरेख करते थे। तो ये भी एक संभावना ही मान के चलते हैं। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि पिकॉट एक थे पुरातत्ववेत्ता, उनका ये मानना था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो एक जुड़वा राजधानी थी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जब राजधानी की बात हो रही है तो एक राज्य की बात होगी, और जब राज्य की बात होगी तो वहाँ की शासन व्यवस्था की बात होगी। तो पिकॉट महोदय के द्वारा यह कहा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या थे, वो दोनों जुड़वा राजधानी थी। इससे हम इसकी विशेषता में भी ले सकते हैं। और एक और थे पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम था हंटर, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया या उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर या शोध के आधार पर उन्होंने कहा कि वहां पर मोहनजोदड़ो में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। चूंकि हम अभी भी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हम अनुमान की बात कर सकते हैं क्योंकि आदि इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसकी और एक विशेषता थी अहिंसा प्रिय। पिछले मैंने विशेषताओं के अंतिम चरण में मैंने बताया था कि वहाँ पे कोई हथियार नहीं प्राप्त होते हैं, तो इसलिए यह स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग थे वो अहिंसा प्रिय थे और वहाँ पे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं मिलते हैं, इसलिए यानी कि कोई लड़ाई नहीं होती थी या कोई भी जान माल की हानि के कोई भी उस तरह के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। आइए हम इसके दूसरे चरण में चलते हैं और इसके आर्थिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो आर्थिक विशेषताओं में जैसा कि अब पहले बता चुके थे, नगरीय ये थी विशेषता थी, क्योंकि हम लोग का जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय थी, इसलिए उसके आर्थिक तथ्यों को जानना भी आवश्यक है। तो इसके क्या थे आर्थिक पहलू? कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार। तो हम पहले कृषि के बारे में जानते हैं। तो कृषि में यहाँ के जो लोग थे, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे हम यहाँ पे बनावली देखे, कालीबंगन देखे, ठीक है, मोहनजोदड़ो, इन जो क्षेत्रों को हम देखते हैं तो कृषि से संबंधित कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं जहाँ के लोग जुताई, बुआई, सिंचाई, इन सब चीजों के बारे में उनको जानकारी थी। और वहां से गेहूं के अवशेष, जौ, मटर, कपास, इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, एक चीज और था, गन्ना, रागी, इन सब जो फसल थी उन फसलों के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है या उसके कोई अवशेष नहीं मिले हैं। दूसरा था पशुपालन। पशुपालन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो प्रिय पशु था वो कुबड़ वाला सांड था। तो उसके बारे में भी जिक्र आता है कहीं कहीं, जो मुद्रा या जो चित्रलिपि मिलती है वहाँ पे इसके जो चित्र हैं हमें प्राप्त होते हैं। उसके अलावा वहाँ के लोग जो गाय, घोड़ा, इन सब चीजों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त थी, पर हम ये बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि गाय या घोड़ा जो ऐसे जानवर थे वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में वो फैले हुए थे। घोड़ा का अवशेष जो है
लोथल आप देख रहे हैं, लोथल यहाँ है जम्मू कश्मीर गुजरात के पास जो एक पत्तन था, बंदरगाह था, तो वहां पर ईरान से चूंकि व्यापार होता था तो यहाँ जो है घोड़े के अस्थि या अवशेष जो है इन्हीं क्षेत्रों में मिले हैं, ना कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इन क्षेत्रों में कहीं प्राप्त हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि घोड़े की जानकारी तो लोगों को थी, पर उसका अधिकाधिक प्रयोग वो नहीं करते थे। आगे हम देखते हैं उद्योग के बारे में। उद्योग के बारे में बता दूं कि चूंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यहाँ का उद्योग काफी उन्नत अवस्था में था। तो उसमें सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प, इन सब चीजों के का जो है व्यापार या होता था और ये इसके उद्योग बने हुए थे। सूती वस्त्र का के बारे में अगर मैं बात करूं तो बताऊं कि इसका निर्यात जो है वो दूसरे देशों में भी या दूसरे क्षेत्रों में भी होता था। उसके बाद हम देखते हैं व्यापार की ओर आते हैं। व्यापार जो था यहाँ का जो विशेषता थी, उनमें जो व्यापार जो थे वो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी होते थे, क्योंकि जो मुद्राएं थी यहाँ की वो अवशेष उन्हें प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के क्षेत्र से भी अवशेष प्राप्त हुए हैं और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से भी जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ का जो व्यापार वो काफी उन्नत था। और हम बात करते हैं आयात और निर्यात की, तो चांदी का आयात ईरान और अफगानिस्तान से होता था, और टीन, तांबा का खेतड़ी और लाजवर्क का जो आयात होता था वो मेसोपोटामिया से होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार होते थे, जो एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता को जोड़ते हैं। दूसरी चीज, सूती वस्त्र, हाथी दांत, टीन, ये जो सारी चीजें थी उनका जो है निर्यात, सूती वस्त्र का निर्यात, हाथी दांत का निर्यात जो है भारत से या सिंधु घाटी सभ्यता से किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताओं के बारे में हम जिक्र करते हैं तो हम समझते हैं इस चीज को कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो विकास थे जो बिल्कुल शहरों, आधुनिक जो शहर होते हैं उस प्रकार थे। यहाँ के लोग न्यायप्रिय थे, शांति प्रिय थे और यहाँ जो व्यापार प्रधान था। तो हम जब अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो हम आप लोग को बताएंगे कि यहाँ की धार्मिक विशेषताएं क्या थी और उसके अलावे यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था क्या थी और यहाँ के लोग का जो रहन सहन कैसा था। तो फिर हम अगले कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।